एक आदमी ने बताया कि जब हम मर जाते हैं और नए नए सोल्स होते हैं तो हम लाइट के रूप में, इन्फेंटाइल लाइट मतलब बहुत छोटी सी रोशनी के रूप में होते हैं और हमें हनी कोम्ब पैटर्न में, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस पैटर्न में हमको वहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है, ऐसे जैसे अनहैच्ड एग, एक अंडा, जैसे अंडा जिसमें से अभी मुर्गी बनने वाली है, उस तरह से रख दिया जाता है, रेडी टू बी यूज्ड, कि अभी फटाफट फिर से पैदा होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। बहुत दिन बाद हम इस सीरीज़ को फिर से कवर कर रहे हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं। ये है डॉक्टर माइकल न्यूटन द्वारा अपने क्लाइंट्स का हिप्नोटाइज करके वो अपने क्लाइंट्स को ले जाते हैं पास्ट में, पास्ट लाइफ में नहीं, दो लाइफ्स के बीच के स्टेज में, और उसमें वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम बॉडी के फॉर्म में नहीं रहते तो हम कैसे रहते हैं। और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं जिस चैप्टर में, उसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9th चैप्टर में है द बिगिनर सोल। जब कुछ लोग एकदम नए नए आत्माएं होते हैं, क्रिएशन से एग्जिस्टेंस में नए नए आते हैं। क्रिएशन मतलब होता है जहाँ पर हमारा केवल आत्म का रूप होता है, जो मरता नहीं, जो पैदा नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन एग्जिस्टेंस में जब घुसता है तो वो बॉडी लेता है, शरीर, और जब शरीर लेता है तो पैदा भी होगा, मरेगा भी, पैदा भी होगा, मरेगा भी। और इस तरह से वो एक बार नहीं, कई करोड़ बार पैदा होता है, मरता है, कई करोड़ बार। और फिर लास्ट में जब मैच्योर हो जाता है तब वो एनलाइटमेंट की सोचता है। तो जो लोग एकदम शुरुआत में आ रहे हैं बॉडी के फॉर्म में, उनको कहा जाता है बिगिनर सोल। उसमें से एक सोल के बारे में आज केस स्टडी आज नहीं पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कल उसका केस स्टडी पढ़ेंगे। कहते हैं मैंने अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज कर करके मालूम किया है कि स्पिरिट वर्ल्ड में एक मैटरनिटी वार्ड होता है न्यूबॉर्न सोल्स का। नहीं समझे? छोटे बच्चों का हॉस्पिटल होता है जहाँ पर एकदम बच्चे एक दिन के पैदा होकर के रखे जाते हैं, उनको बोला जाता है मैटरनिटी वार्ड, आईसीयू, बच्चों का आईसीयू टाइप का। ऐसे ही जो लोग पहली बार दुनिया में आते हैं, बॉडी पकड़ते हैं और मरते हैं, उनके लिए एक ये छोटे से सोल है भाई, उनका अभी तक धरती का एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं हुआ, तो एक अलग वार्ड बनाया जाता है। क्योंकि वो बेचारे जब आए धरती पर तो एक तरह से जानवर ही हैं, ढेर सारी गलतियां करते हैं और मरते हैं, कंप्लेन से भरे रहते हैं, अरे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको बोला जाता है ठीक है, आ जाओ, तुम अभी नए नए हो, आओ यहाँ पर आराम करो। ये नई बात मुझे मालूम पड़ी कि मरने के बाद का सिस्टम रैंडम नहीं है। वहाँ पर भी जैसे हमारे यहाँ भाई, जब डॉक्टर्स बच्चों के लिए मैटरनिटी वार्ड बना सकते हैं तो भगवान आत्माओं के लिए बना सकते हैं। वो तो हमसे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भाई। एक आदमी ने बताया कि जब हम मर जाते हैं और नए नए सोल्स होते हैं तो हम लाइट के रूप में, इन्फेंटाइल लाइट मतलब बहुत छोटी सी रोशनी के रूप में होते हैं और हमें हनी कोम्ब पैटर्न में, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस पैटर्न में हमको वहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है, ऐसे जैसे अनहैच्ड एग, एक अंडा, जैसे अंडा जिसमें से अभी मुर्गी बनने वाली है, उस तरह से रख दिया जाता है, रेडी टू बी यूज्ड, कि अभी फटाफट फिर से पैदा होगी। हमने चैप्टर 4 में देखा था कि किस तरह से डैमेज्ड सोल्स को ठीक किया जाता है। अगर कोई आदमी सुसाइड कर रहा है, कोई किसी का बलात्कार कर रहा है, तो सबकी सब डैमेज्ड सोल्स हैं, गलत आत्माएं हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक किया जाता है, रीमॉडल किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो डॉक्टर माइकल कहते हैं मेरे हिसाब से ये जो मैटरनिटी वार्ड है वो ऐसे लोगों का है। वो आए धरती में एकदम नए नए हैं, केवल बॉडी और बॉडी। क्योंकि पता है, एक मैं आप लोगों को एक बात याद करा दूं, मंत्र है असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये श्लोक बताता है कि हम जब क्रिएशन से एग्जिस्टेंस में आते हैं तो पहले तो हम सत्य से असत्य की तरफ आ रहे हैं, असत्य की तरफ आ रहे हैं, असत्य की तरफ आ रहे हैं, असत्य की तरफ आ रहे हैं। हम जन्म से मौत की तरफ आ रहे हैं, मौत की तरफ आ रहे हैं, मौत की तरफ आ रहे हैं।
असतो मा सद्गमय, लाइट से अंधेरे की तरफ आ रहे हैं, क्लैरिटी से कंफ्यूजन की तरफ आ रहे हैं। ये चलता है कई करोड़ जन्मों तक, और फिर हम पहुंचते हैं, वो सबसे बेकार पॉइंट है, ब्रह्मांड का सबसे बेकार पॉइंट, वहाँ पर सबसे खराब चीज़ें होती हैं। अब हम वहाँ से वापस आ चुके हैं, और फिर जब वापस आते हैं तब हम असत्य से किसकी तरफ जा रहे हैं? सत्य की तरफ। तो जो लोग बिगिनर सोल हैं वो जस्ट सत्य से असत्य में अभी घुसे हुए हैं, अभी बहुत सी गलतियां करेंगे। हम लोग वो फेज़ पास कर चुके हैं, हम सीनियर सोल्स हैं। कैसे पता हम सीनियर सोल्स हैं? क्योंकि हम इस तरह की बातों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमसे जूनियर कौन है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे लाइफ में, करियर में, हर चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं। शराब पीना, लोगों के साथ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, वो करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जो लोग करियर में बड़े सेट हैं लेकिन लाइफ में परेशान हैं। वो हो सकता है कोई अच्छी नौकरी कर रहा है लेकिन शराबी है, कोई हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी चला रहा है लेकिन उसकी रिलेशनशिप ख़राब है, किसी का अपने बच्चे के साथ दोस्ती नहीं है, किसी का परिवार में डिवोर्स का केस चल रहा है। तो ये सब के सब लोग कौन हैं? हमसे जूनियर सोल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ अभी डिस्टर्ब्ड है। और जिस इंसान को ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि बॉस मुझे अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए मुझे ग्रो करना है, वो सीनियर सोल है। कहते हैं जब अभी केस नंबर 22, अभी तो हम पहले पढ़ेंगे केस नंबर 21, उसके बाद केस नंबर 22। जब केस नंबर 22 होगा तब हम देखेंगे, पढ़ेंगे अबाउट स्पिरिचुअल एरियाज ऑफ ईगो क्रिएशन, कि कहाँ पर ईगो का क्रिएशन होता है, जहाँ पर रॉ, कच्चा, अनडिफाइंड एनर्जी, जो एकदम एनर्जी अनडिफाइंड एनर्जी होती है, वो मैनिपुलेट होती है सेल्फ बनाने के लिए, एक पर्सनालिटी बनाने के लिए। बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से होता है सब कुछ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो इमेच्योर सोल्स होते हैं उनके क्या साइंस होते हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्वालिटी होती है। आप देखिएगा आपके अंदर है कि नहीं। ये जो केस नंबर 20 था, हमने पढ़ा था, ये एक 60 साल की औरत थी जो पूरी ज़िंदगी अलग अलग परेशानियों को झेली है, जूझी है। इसकी ट्रेट सुनिए, इसने आज तक कोई जेनरॉसिटी नहीं दिखाई, कोई उदारता नहीं दिखाई। पापा जी जब छोटे से थे तो उनके पिताजी, मतलब मेरे दादाजी, 3 भाई थे। पापा जब 10th में थे, 10th में, तब उनके पापा ख़त्म हो गए। जैसे आपकी उम्र में मैं ख़त्म हो जाऊँ ऐसे। टोटल भाई मेरे पापा के टोटल भाई 7 भाई 1 बहन। कोई भी नौकरी नहीं करता था। बाप ख़त्म हो गया, दादी बेचारी घर में काम करती थी। कमाने वाला कौन? नौकरी कोई नहीं करता था। हमारे परदादा जिनके बेटे ख़त्म हुए वही अकेले देखभाल करते थे, और उनकी वाइफ, उनको हम लोग बोलते थे बुढ़िया माई, वो रहती थी। उनके 3 बच्चे, एक मेरे दादा आदित्यनाथ शुक्ला, वो ख़त्म हो गए। 2 और बच्चे बचे। एक का नाम था ओमकार नाथ शुक्ला, वो दादाजी अभी ज़िंदा हैं, अभी हम लोग मिलकर आए। बेचारे गए थे खेत में, सांड से लड़ रहे थे, मतलब बैल था खेत में घुसा हुआ था, उसके साथ लड़ लिए, उसने मार वार दिया, भी थोड़ा सा इलाज उलाज हो रहा है। 83 साल के हैं वो तो हैं, सेकंड नंबर के दादाजी। और सबसे छोटे दादाजी हमारे हर्षु प्रसाद शुक्ला, वो मेरे पापा की उम्र के हैं। बट पॉइंट सुनिए, पापा बताते हैं बचपन में जो बुढ़िया माई है, समझ में आ गया बुढ़िया माई कौन कौन? हाँ, मेरी परदादी और पापा की माँ। हाँ, माँ नहीं, दादी। पापा की माँ तो मेरी दादी है, पापा की दादी वो ढूढ़ी देती थी। ढूढ़ी समझते हैं? आटे का लड्डू, मैंने खाया है बचपन में। चीनी नहीं होता उसमें, बहुत जरा सा चीनी होता है। अभी जो हम लोग लड्डू खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लड्डू है। उस लड्डू में काजू किशमिश तो भूल जाइए, उस ज़माने में होता ही नहीं था, बताते थे। मीठा का होता है? हाँ, मीठे का लड्डू होता था, ढूढ़ई बोलते थे, ढूढ़ई या ढूढ़ी। आटा और हल्का फुल्का चीनी, यही 2 चीज़। जब दादी हम लोग को दिया करती थी, मेरी दादी, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मैं किसी को दे देता था। पापा लोग उसके लिए भी तरसते थे। लेकिन पापा जो कहानी बताते हैं वो इम्पॉर्टेंट बात ये है, बुढ़िया माई पापा लोगों को
तब देती थी जब उसमें कीड़े लग जाते थे। रखे 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 वो रखा रहता था मेहमानों के लिए, कोई वीआईपी आएगा। ताज़ा मिलता था छोटे दादाजी जी को और बड़े दादाजी को। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, वो सगे बच्चे हैं। बाकी जो मेरे पोते हैं बोलते हैं हम लोगों को बहुत प्यार नहीं करती थी, वो एक तरह से नौकर की तरह ट्रीट करती थी, काम खूब कराती थी, ठीक से खाना पीना उनकी। देखिए पता नहीं सच बात है कि झूठ बात, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आज तो बुढ़िया माई भी जिंदा नहीं है और बूढ़ा बाबू भी जिंदा नहीं है। लेकिन जो ये लोग फील किए हैं कि हमारे साथ एक गलत बर्ताव हुआ है, वो तो उनकी फीलिंग तो है ही, सच है ही। ऐसे मेरे कज़न हैं, मेरे ताऊजी के बेटे हैं, वो बोलते हैं जब मैं चाची के घर रहता था, मतलब मेरी मम्मी के घर पे रहता था, तो चाची मलाई वाला दूध अपने बेटे को देती थी, मतलब मुझे, और भैया को बिना मलाई का पानी वाला दूध देती थी। तो ये अब सच क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी ये है लैक ऑफ जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब उदारता। तो कह रहे हैं जो लोग इमेच्योर सोल्स होते हैं, नए नवेले सोल्स होते हैं, उनके अंदर में जेनरोसिटी नहीं होती। वो हमेशा संकीर्ण होते हैं। उनको लगता है ये सब मेरा है, इसको तो मैं रखूँगा, और ये उनका है, उनको दूंगा। अब मैं देखता हूँ एक और एग्जाम्पल, ये तो मेरे साथ हुआ। जो मेरे फेवरेट चाचा हैं वो हैं 5 नंबर वाले चाचा। खाली मेरे नहीं, ऑलमोस्ट सबके, जितने भी घर में बच्चे हैं सबको फेवरेट चाचा वही हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि जब उनके साथ कोई बच्चा जाता था तो उसको कुछ ना कुछ खिलाते थे, देते थे। एक चाचा हैं मेरे सबसे छोटे वाले चाचा, वो मेरे फेवरेट हुआ करते थे, अब नहीं है। अभी रिसेंटली वो उनका नंबर कट गया। मैंने बताया कहानी क्यों। वही जो शादी का फंक्शन, कोई फंक्शन था और उसमें भाई पिताजी का फंक्शन था, उन्होंने कुछ 500 रुपये का मिठाई खरीदा और फिर अपने जो मेरे फेवरेट चाचा हैं उनसे बोला कि आशीष को बोलो उसका पैसा उनसे मांग के मुझे दे दो, मेरा नाम मत लगाना। नहीं समझे? अगर उनको पैसा चाहिए तो साफ साफ मुझसे बोल देते। वो दिखाना चाहते थे कि मैं जेनरस हूं, लेकिन असल में वो जेनरस नहीं थे। और मुझे कैसे पता? उन्होंने बोला, जब मेरे चाचा मुझसे पैसे मांगने आए तो क्या बोलते पता है? यार आशीष वो पैसा मांग रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मत बताना। तो मैंने कहा ठीक है भैया दे दो पैसा। तो सच्चाई मालूम पड़ गई। तो साइन ऑफ इमेच्योर सोल क्या है? लैक ऑफ जेनरोसिटी, उदारता की कमी, अपने कर्मों का रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेना। मान लीजिए आपका किसी के साथ लड़ाई हुआ। एक बार हुआ, एक बच्चे की माँ, नहीं बच्चे ने अपनी, बच्चा घर में पहुंचा, माँ के पास पहुंचा और माँ ने देखा, बोला कि इसके बच्चे को चोट लग गई थी, यहाँ पर खून निकला था। तो उसने पट्टी वट्टी बांध लिया। तो बोलती क्या हुआ? मम्मी वो मेरे स्कूल में एक दोस्त से मारा है मुझको। ऐसे कैसे मार दिया मेरे बच्चे को? बचाऊंगी, समझाऊंगी उसको? नहीं मम्मी जाने दो, ठीक है दोस्त था, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, बात खत्म हो गई। तो नहीं मैं जाके मारूंगी उसको समझाऊंगी, डांटूंगी। तो जब वो पहुंची तो उसने पूछा वो कहाँ है बच्चा जिसने मारा? तो हॉस्पिटल में। तो देखिए इसने भैया अपनी जिम्मेदारी ले खुद संभाल ली। मुझे मार पड़ी थी, मैंने मार लिया। लेकिन पॉइंट समझिए, आमतौर पे जो लोग बदतमीज़ होते हैं उनके साथ जब कुछ बुरा होता है, ये बदले की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आमतौर पे जिसके साथ बुरा होता है वो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी। एक परिवार को मैं जानता हूँ जिसके घर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, सुसाइड हुआ है। जब मैं उसकी माँ को, जो बच्चा मरा है उसकी माँ को जब मैं मिलता हूँ तो रोती खूब है कि मेरा बच्चा मर गया, लेकिन बोलती पता नहीं क्यों मर गया। कुछ तो ऐसी हरकत उस घर में हुई होगी कि उस बच्चे को डिप्रेशन आया। मैं हमेशा आजकल कहता हूं बच्चों के लिए, खासतौर से यंग बच्चों के लिए, स्कूल्स में ऐसी माहौल होना चाहिए पढ़ने के लिए कि बच्चा एंजॉय करे। आज श्रीश के लिए बड़ी मम्मी पूछ रही थी कि वहाँ जाएगा। मैंने कहा देखो जाएगा रुपये पैसा खर्च करके वहाँ हॉस्टल में, लेकिन अगर एक भी दिन उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, होम सिक होगा, तो मैं बोलूँगा वापस आ जा भाई, छोड़ छाड़ दे। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं अपने परिवार की। इमेच्योर सोल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलते हैं यार पता नहीं क्यों बदतमीजी कर रहा है ये,
अपने बेटे को डांटते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं। उसके बाद जब उनका बेटा डिप्रेशन में जाता है तो बोलते हैं पता नहीं क्यों ऐसा किया उसने। ये है टेकिंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आप सेंटर में काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, आपका एक स्टाफ आपसे परेशान है, तो आपको पूछना तो चाहिए कि मेरा क्या रोल है। जो आदमी अपना रोल नहीं पूछता वह है नॉट टेकिंग मच पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग जब ये कहते हैं ना उनकी गलती है, तो हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। मैच्योर सोल हमेशा पूछता है ठीक है गलती तो हुई, लेकिन मेरा क्या रोल था, और इस तरह से वो सीखता है। ये जो औरत है, बोलते हैं हमारे पास आई थी और पूछ रही थी मुझे हिप्नोटाइज करो और बताओ आखिर ज़िंदगी में मुझे दुख क्यों है इतना ढेर सारा, लाइफ मुझे परेशान क्यों कर रही है। बोलते हैं जब मैंने उसको हिप्नोटाइज किया तब मैंने देखा कि उसका हस्बैंड जो था उसका नाम था अहमद, और पिछले जन्म में वो उसका हस्बैंड ही था, वो बिल नाम था उसका, और उस आदमी को पहले ही छोड़ चुकी है, डिवोर्स कर चुकी है, किसी और से प्यार करती थी, दूसरे आदमी से जिससे प्यार करके शादी किया उसको भी तलाक दे दिया। क्यों डिवोर्स पे डिवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के साथ बॉन्ड नहीं डेवलप कर पा रही है, एक प्यार, एक दोस्ती, एक कमिटमेंट नहीं डेवलप कर पा रही है। और अब ये भी कहती है कि मेरे बच्चे भी मुझसे प्यार नहीं करते। आपको पता है प्यार कौन देगा, किसको प्यार मिलता है? हाँ श्रीश, प्यार किसको मिलता है? एक रूल है प्यार पाने का, जो देता है, जो खाली भिखमंगे की तरह मांगता रहता है, उसको प्यार वार नहीं मिलता। तो ये औरत एक आदमी को छोड़कर दूसरे से प्यार किया, दूसरे को छोड़कर तीसरे से प्यार किया, और जितने भी बच्चे हैं किसी को प्यार वार देती नहीं होगी, बट खाली कंप्लेन करती रहती है कि मुझे प्यार नहीं मिलता। ये सब साइन हैं किसके? एक इमैच्योर सोल के। जो बेचारे शुरुआती सोल्स हैं उनका कई जन्म, 4, 5, 10 जन्म ऐसे ही चला जाता है कन्फ्यूजन में, क्योंकि वो जब धरती पर आते हैं तो यहाँ का करिकुलम अलग है। करिकुलम जानते हैं क्या होता है? यहाँ की पढ़ाई है, मतलब धरती की पढ़ाई ये है कि लड़ाई झगड़ा, सर्वाइवल, मारपीट। उस दिन में गांव बड़ा खेत खुला खुला होता है, एक कुत्ता काला रंग का दिखाई दिया खेत में आते हैं, 3 कुत्ते इतने जोर से उसके पीछे भागे हैं। शहरों में दिखता नहीं क्योंकि वो सब बिल्डिंग में छुप जाते हैं, और बेचारा भागा है, इतनी जोर से भागा है, ऐसा लग रहा था कि 2 गैंग की लड़ाई हो रही है। यह है धरती का करिकुलम। इसलिए जब भी कोई नया सोल धरती पे आता है तो खुद को जानवर की तरह बचाने की कोशिश करता है। ऑपोजिट ऑफ दिस स्पिरिट वर्ल्ड का करिकुलम क्या है? वहां पर ज़्यादा कंपैशन है, केयर है, प्यार है, लेकिन मजबूरी ये है कि आपने धरती पर बार बार जन्म लेने के लिए चूज़ कर लिया है, तो आना पड़ेगा। इसी करिकुलम में आपको पढ़ाई करके पास होना पड़ेगा, जानवर से इंसान बनना पड़ेगा, इंसान से भगवान बनना पड़ेगा, तभी जाकर आप मुक्त होंगे। इस रूल का मतलब, इस सांप सीढ़ी का जो गेम है जन्म और मृत्यु का, इसका फाइनल जीत कब होगी? जब आप स्वयं को रियलाइज कर लेंगे, भगवान बन जाएंगे। तब तक गेम चलता रहेगा बाबू। कल और पढ़ते हैं।